हेलो एवरीवन। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था विच इंक्लूड साइंटिस्ट एंड उन्होंने क्या क्या अपनी डिस्कवरी की थी, उन्होंने क्या क्या नाम दिया एटम्स को, अलग अलग नाम से बोला, परमाणु बोला, इंडिविजिबल पार्टिकल बोला, पदार्थ मैटर, हमारे साइंटिस्ट के सारे नाम हमने सारे पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं विच इज़ नोन एज अ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन हम करने वाले हैं। सॉरी। तो इसमें किसने इसको दिया था, किसने नहीं दिया था, वो हम सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था, ये कॉम्पोजिशन था, वो लेवोइसियर और प्राउस ने दिया था। लेवोइसियर नेम वॉज एंटोइन एल लेवोइसियर, प्राउस नेम वॉज जोसेफ एल प्राउस। तो इन दोनों रेप्यूटेड साइंटिस्ट ने हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन दिया था, LOCC। ठीक है, इन्होंने ये दिया था। अब इस लॉ में क्या होता है, कितने लॉज होते हैं, तो इसमें दो लॉज होते हैं। जो हमारा पहला लॉ होता है, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और जो हमारा दूसरा लॉ होता है, इट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन, और उसके बाद हम उसके दोनों कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज डेफिनेट प्रोपोर्शन वो करेंगे। तो ये है हमारे केमिकल कॉम्पोजिशन। जैसा मैंने आपको बताया, लवोइसियर एंड जोसेफ एल प्राउस laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. The laws led to the idea of atom being the smallest unit of matter. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस लॉ की वजह से हमें एटम्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पता पड़ी, उसके बहुत सारे मेरिट डीमेरिट्स पता पड़े, और ये तक पता पड़ा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, अब ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ने, क्योंकि डाल्टन ने अपनी बहुत जो पूरी थ्योरी समझाई थी, पोस्टुलेशन किए थे हमारे, उनके पोस्टुलेट्स की थ्योरी के अजम्पशंस लगाए थे, वो इसके बेसिस पे थे। ठीक है, तो उसका जो रोल था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, उसमें जो हमारा रोल है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला लॉ है विच इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये जो लॉ था, इट वॉज गिवन बाय, जो हमारा पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, जिसको हम COM से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी पढ़ने के लिए ये किसने दिया था। ठीक है, तो ये दोनों लॉ कॉम्बिनेशन थे, पर यही कहते हैं और यही सारी थ्योरीज और सब बुक्स में लिखा हुआ है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, वो लेवोइसियर ने दिया था। किसने दिया था, लेवोइसियर ने दिया था इन 1774। लेवोइसियर गिव कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर इन 1774। अब इसमें क्या था, पहली बात, ये जो लॉ होता है ये यूनिवर्सल होता है, मतलब ये हर चीज़ के लिए सेम होगा। ठीक है, आज मैं बोलूँगी कोई चीज़ यूनिवर्सल है, समझ लो आज फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, ऐसा हो नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है, ऐसा होता कि यूनिवर्सली कोई भी कितने भी साल का हो, उसका जो वेट है वो 40 किलो ही रहेगा। तो मतलब चाहे मैं हूँ या कोई भी इंसान हो, चाहे मैं इंडिया में रहती हूँ, अगर कोई यूरोप में रहता है, या कोई यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है, या कोई LA में रहता है, तो सबका वेट 40 किलो ही होगा। ठीक है, किलोग्राम में होगा। दिस इज द मीन ऑफ यूनिवर्सल, मतलब हर जगह सेम। मतलब कैसे ऑप्टेन होता है, कहाँ से आता है, क्या खाता है, क्या पीता है, डजेंट मैटर, इट हैज़ टू बी सेम। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये यूनिवर्सल है। और अब हम पढ़ते हैं कि क्या था और क्या नहीं था। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, इसकी एक सिंपल सी सेइंग थी, और इसकी जो सेइंग थी वो ये थी कि ये डिनोट करता था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब हम यहाँ लिखते हैं कि जो मैटर है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड created
nor be destroyed। ठीक है, तो इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर में लेवोइसियर ने ये चीज़ बताई कि मैटर जो होता है वो ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब हम ढंग से समझते हैं। हम कभी भी कोई रिएक्शन देखते हैं, हम यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूमेरिकल सीखेंगे, बैलेंसिंग करना भी सीखेंगे जो मैं बताऊँगी। अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ए है, एक सब्सटेंस है, हमने ए लिया, उसको हमने बी के साथ जोड़ा। जब उसको हमने बी के साथ जोड़ा तो हमें जो चीज़ मिली वो थी सी प्लस डी। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें ना कि मैटर के नाइदर भी क्रिएटेड, जो भी सारी डेफिनेशन है वो सारी जो मैंने अच्छी तरह आगे लिख रखा है उसमें दे रखा है। तो अगर नोट डाउन नहीं भी करो अभी इसमें तो इट्स ओके, क्योंकि वैसे भी मैंने काफ़ी रफली लिखा था, मैंने उसमें बहुत ढंग से लिख रखा है जो मैं भी आपको बताऊंगी स्लाइड में। ठीक है, तो a प्लस बी हमें इक्वल्स टू सी प्लस डी। यहाँ पर जो a प्लस बी है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। और जो हमें c और प्लस डी मिले उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। मतलब जब एक से ज़्यादा या कोई भी रिएक्टेंट मिलते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है, बनता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ रिएक्ट करेगी तो कुछ तो फॉर्म होगा ना। जैसे हम करते हैं, अगर आज मैं पानी के अंदर नींबू डालती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है शिकंजी बन जाएगी। तो कुछ तो प्रोडक्ट मिला जो डिफरेंट हुआ उसके रिएक्टेंट से। ठीक है, तो ये एक सिंपल होता है। अगर एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है तो इसमें ये रिएक्टेंट होता है और उसके कॉम्बिनेशन जो चीज़ हमें मिलती है इट इज़ नोन एज द प्रोडक्ट। तो जो एंटोइन थे, उन्होंने जो लेवोइसियर थे, उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास में सिंपल सी बात बोली कि जो रिएक्टेंट का मास है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 था और यहाँ भी 2 था, मतलब मिलके कितना हो गया? 4। तो जो हमारी प्रोडक्ट बनेगा ना वो भी 4 होगा। मतलब यहाँ 4 ग्राम था और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो भी 4 ग्राम होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 4 है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 5.5 बन जाए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब जो मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये उनका कहना था। ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया और मैं इसको ढंग से देती हूँ। ठीक है, इसको मैं ढंग से देती हूँ। आज हम बहुत सही सही लेता है। ये हमने ए लिया, ये हमने बी लिया, ये हमने सी लिया, ये हमने डी लिया। हमने ए का ए ग्राम लिया। ठीक है, हमने बी का बी ग्राम लिया, स्मॉल बी ग्राम, सी का हमने स्मॉल सी ग्राम लिया और कैपिटल डी का हमने स्मॉल डी ग्राम लिया। ठीक है, हमने ग्राम ले लिए। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो a प्लस बी ग्राम होगा विल बी इक्वल्स टू द c प्लस डी ग्राम। ठीक है, यही मतलब होता है हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, अब हमारे एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें उन्होंने सिंपल सी बात कही है कि हमने एक वो ले लिया, फ्लास्क ले लिया। ठीक है, हमने एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, हमने कॉनिकल फ्लास्क ले लिया और उसमें हमने 2 चीज़ें डाली, तो हम इसमें लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में बहुत ढंग से दे रखी है, इसलिए मैंने लिखवाई तक नहीं है ये रिएक्शन, क्योंकि बहुत क्लियरली ये रिएक्शन दे रखी है और मैं भी समझाऊंगी तो पूरी समझना चाहिए। इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है क्योंकि ऐसे ऑब्वियसली बातें पूछी नहीं जाएगी। तो ये मैंने कॉनिकल फ्लास्क ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉर्क लगा दी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सोल्यूशन ले लिया। ये जो सोल्यूशन है इसका नाम हम y रखते हैं और मैंने यहाँ थ्रेड की मदद से एक ट्यूब टांग दिया और उसमें भी मैंने सोल्यूशन डाल दिया।
और इस सोल्यूशन को हम x बोलते हैं। तो दीज बोथ आर सोल्यूशन, ये x है और ये y है। अब हम x और y चूज कर लेते हैं कि क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे x फॉर एग्जांपल हमने x ले लिया कॉपर सल्फेट, जो हमारा x है इट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है। और जो हमारा y है इट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हमने ये दोनों ले लिया। एनसीईआरटी में मैं आपको बताती हूँ प्रॉपरली क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बोला है कि प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सोल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ द सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई ईच इन 10 ml इन वाटर। ठीक है, उन्होंने सिंपल सी बात कही है कि एक्स एंड वाई को लेकर, ये वहां पर तीन वो दे रखे हैं, ठीक है, पेयर दे रखे। एक तो मैंने जो लिया है, मैंने तो लिया है कॉपर सल्फेट का लिया है मैंने, और मैंने सोडियम कार्बोनेट का लिया है। वहाँ पे दो और दे रखे, एक दे रखा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का, एक दे रखा लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का। पर मैंने पहला वाला उठा लिया विच इज कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। उन्होंने सिंपली कहा कि प्रिपेयर करो सेपरेटली 5% सोल्यूशन करो of any one pair of the substance listed under x and y in 10 ml of water। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि लिटिल अमाउंट जो सोल्यूशन है जो y का है उसको तो तुम कॉनिकल फ्लास्क में रख लो, और x है वो तुम हम अपनी इग्निशन ट्यूब में रख लो। ये तुम्हारी इग्निशन ट्यूब है, ठीक है। अब उन्होंने बोला जो इग्निशन ट्यूब है उसको केयरफुली विद द हेल्प ऑफ थ्रेड कॉर्क लगा के, उसमें जो हमारा फ्लास्क है उसमें कॉर्क लगा के लटका दो। तो हमने देख लिया, मैंने जो रफ सा डायग्राम बनाया जो इतना अच्छा नहीं दिख रहा, मैंने लटका दिया। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि ये जो फ्लास्क है ना इसको वे कर लो अच्छी तरह, इसके जो कंटेंट्स है उसका वेट ले लो। ठीक है, नाउ tilt the swirl the flask so that the solution x and y get mixed। सिंपल सी बात है, आज मैं ये पूरा कॉनिकल फ्लास्क, छोटा सा होता है कॉनिकल फ्लास्क है ना, उसमें मैं पूरा लेती हूँ और मैं उसको ऐसे शेक कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी सारा ट्यूब में पानी होगा, मतलब सोल्यूशन होगा, सॉरी पानी, वो यहाँ आ जाएगा, सारा आ जाएगा ना। ये जैसे ब्लू कलर का है तो उससे डोनेट करता है, ये पूरा निकल के बाहर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी चीज़ को शेक शेक करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो तो बाहर आएगा ही। तो हमने कर लिया, अब हमने उसको वापस वेट किया तो क्या होगा उसके रिएक्शन में। तो हमने जब फॉर एग्जांपल हमने उसका सेपरेट सेपरेट वेट लिया था, जब हमने एक्स का वेट लिया तो इट केम 5 ग्राम, और हमने जब वाई का लिया था इट केम 10 ग्राम। अब जब हमने उसको मिला दिया है तो जो हमारा एक्स प्लस वाई होगा वो 15 ग्राम ही होगा। पहले भी वो 15 ग्राम था और अब भी वो 15 ग्राम ही होगा। सिंपल सी बात है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है जो चीज़ मैंने बताई। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक और इलस्ट्रेशन है जो मैंने काफ़ी ढंग से बताया है, बनाया भी है। इसको हम ढंग से समझ लेते हैं। एक्टिविटी एक तरीके से एक इलस्ट्रेशन है, एक्टिविटी भी आप मान सकते हो, और ये मैंने बहुत ढंग से समझा है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, दो टेस्ट ट्यूब ली है। ठीक है, जो पहली टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने 4 ml का CuSO4 डाल दिया, और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने Na2S डाल दिया, वो भी 4 ml का। ठीक है, हमने दोनों टेस्ट ट्यूब को बीकर में रखकर ये जो बैलेंस है, ये एक बैलेंस है, ये दिख रहा है, ये इसका निडल है, ये बताएगा जिस तरफ ज़्यादा होगा, अगर इस तरफ ज़्यादा हुआ तो इसका बैलेंस ज़्यादा, इस तरफ ज़्यादा हुआ तो ये बैलेंस है ना। हमने इस पे रख दिया, स्लैब पे रख दिया। ठीक है, अब हमने सफिशिएंट वेट, ये सारे वेट है वो हमारी दूसरे पैन में रख दिया। ठीक है, बैलेंस के दूसरे पैन में रख दिया। व्हाट आर दोस, दीज आर वेट। इसको ढंग से लिख देते हैं, ये है वेट, ये मैंने अपने दूसरे उसमें रख दिया, जो सरफेस है उसमें रख लिया। अब मैं बहुत ही केयरफुली क्या करूंगी, धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब बी लूंगी, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है। ठीक है, मैं धीरे धीरे क्या करूंगी, ये हमारे दोनों फ्लास्क हो गए, मैं ब्लैक से डिनोट करती हूँ दोनों फ्लास्क को, ये दोनों फ्लास्क होगा। और इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें तो पर्पल था,
और इसमें ब्लू था। तो मैं धीरे धीरे क्या करूँगी, 20 ड्रॉप्स लूँगी ऑफ सोडियम सल्फाइड फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बी। ये जो सोडियम सल्फाइड था इसको टेस्ट ट्यूब बी से लेकर 20 ड्रॉप्स में धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब ए में डालूंगी। ठीक है, और मैं और डालती रहूँगी, मतलब धीरे धीरे मैं 20 ड्रॉप्स डालती ही रहूँगी। अब हम ऑब्जर्वेशन जब इसका करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहला जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा वो हमें ये मिलेगा कि अ ब्लैक प्रेसिपिटेट इन टेस्ट ट्यूब ए इज फॉर्म ऑन फर्स्ट एडिशन। एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है टेस्ट ट्यूब में ऑन द फर्स्ट एडिशन। सेकेंड हमें मिलेगा द नीडल ऑफ द बैलेंस, जो नीडल है बैलेंस की, इज इन द सेंटर एंड देयर इज नो चेंज इन द मास। हमने जो वेट रखे थे क्यों रखे थे, फॉर बैलेंसिंग, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, वो सेंटर में ही रहेगी। ठीक है, ये था हमारा पहले एडिशन में। अब जैसे ही हम सेकेंड एडिशन करेंगे, सोडियम सल्फाइड मोर ब्लैक प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बट देयर इज नो चेंज इन द मास। मतलब जैसे हमने 20 ड्रॉप डाल दिया, अब हमने उसको और सेकेंड एडिशन किया तो जो प्रेसिपिटेट होगी ना वो और ज़्यादा ब्लैक होगी जब जैसे हम सोडियम सल्फाइड डाल रहे होंगे, पर जो मास है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो वेइंग मशीन का जो नीडल है वो सेंटर में ही रहेगा। इससे हम क्या कंक्लूजन में पहुंचते हैं ये मैं देखते हैं। इससे हम सिंपल जो कंक्लूजन होता है वो यही पहुंचते हैं कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल टू होता है। अब क्वेश्चन आएगा कैसे होता है, क्या डिस्कशन हुआ, क्या कंक्लूजन हुआ। तो ये हुआ कि जो ब्लैक मास जो फॉर्म हुआ इट इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड। ठीक है, कॉपर सल्फेट और सोडियम सल्फाइड के बीच में हुआ, जिन्होंने हमें क्या दिया, कॉपर सल्फाइड और सोडियम सल्फेट दिया रिएक्ट होके। तो ये जो ब्लैक मास का फॉर्मेशन था वो ये था, नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग द रिएक्शन, देयरफॉर द एक्टिविटी इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने देख लिया कि दोनों बार कितना भी ऐड कर लो मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें बस ये चीज़ पता पड़ती है कि कोई भी मास में चेंज नहीं हुआ, मतलब जो टोटल मास था रिएक्टेंट का और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का था वो इक्वल टू ही रहेगा। अब हम इसमें इसको ढंग से लिख देते हैं। हमने वो जो ब्लैक वाला और ये जो पूरी एक्टिविटी थी मैंने आपको पूरी ढंग से समझा दी है, ये पूरी आपको आपकी पीडीएफ में लिखी लिखाई मिल जाएगी। मैं पूरी आपको पीडीएफ में दे दूंगी लिखकर, मैंने पूरे नोट्स में बना रखे हैं, मैं लिखकर आपको भेज दूंगी, इसलिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं एक रिएक्शन लिखवा रही हूँ बस वो याद रखना कि जब कॉपर सल्फेट को हमने सोडियम सल्फाइड के साथ डाला था तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड और Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब जो ब्लैक पीपीटी थी ना वो किसकी वजह से थी, वो ब्लैक पीपीटी थी कॉपर सल्फाइड की वजह से, क्योंकि इसका कलर होता है ब्लैक। दिस इज सॉरी, इसका कलर होता है ब्लैक। Na2SO4 का कलर होता है कलरलेस, कोई कलर ही नहीं होता। Na2S के साथ भी सेम है, ये भी होता है कलरलेस, पर जो कॉपर सल्फेट होता है वो हमारा ब्लू होता है। तो ब्लू प्लस कलरलेस इक्वल्स टू ब्लैक प्लस कलरलेस। तो ठीक है, इससे हमें इलस्ट्रेट कर देते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हमारे एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। मतलब एक तो दे रखा है जो हमारे पेज नंबर अगर आप देखोगे 32 पे है, तो वो क्वेश्चन इट इज़ लाइक दैट कि इन अ रिएक्शन, हमने एक रिएक्शन ली जिसमें सोडियम कार्बोनेट लिया 5.3 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट को हम कैसे लिख सकते हैं, Na2CO3, वो हमने लिया 5.3 ग्राम। उसको हमने रिएक्ट किया एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड होता है हमारा CH3COOH, ये याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि ये हमसे पूछे जाता है। ठीक है,
तो 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट किया 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड के साथ। तो हमें क्या मिला, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सोडियम एसिटेट विच इज NaCH3COO। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट थे उसमें हमें 2.2 ग्राम तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम मिला हमें वाटर, और जो सोडियम एसिटेट था वो हमें मिला 8.2 ग्राम। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है, हमें इसमें देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारे पास ये हो गया कि जो रिएक्टेंट है उसके पास 5.3 प्लस 6 ग्राम है, मतलब विच इज इक्वल्स टू 11.3 ग्राम। और हमने देखा जो हमें प्रोडक्ट मिले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम एसिटेट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो 2.2 है, ठीक है, हमारे पास जो वाटर है वो 0.9 है, और जो सोडियम एसिटेट है वो 8.2 है। तो हमें कितना मिला, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि क्या ये हमें सेम मिला या हमें सेम नहीं मिला। ऑब्वियस सी बात है, ये हमें 11.3 ग्राम ही मिला। इफ अगर आप कैलकुलेट करना आराम से आप कर लो, 2.2 0.9 प्लस 8.2 इट इज ओनली 11.3 ग्राम which tell us that total mass of reactant equals to total mass of product, hence it is conservation of mass। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, दे तो नहीं रखा है यहाँ पर बट इट इज काफी इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा है बट इसको प्लीज इम्पोर्टेंट करके लिख लेना, इसलिए मैं इसको बहुत ढंग से लिख रही हूँ। CaCO3 gives CaO plus CO2। इसको ध्यान से लिख लेना, ये बहुत बार पूछी जाती है। और इसमें जो CaCO3 का मास है इट्स 100 ग्राम, CaO का है 5.6 ग्राम, और हमें CO2 का बताना है। और इसने बोला है कि जो रिएक्शन है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरीके से फॉलो करती है। तो हमें पता है कि इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम क्या कर लेंगे, 100 ग्राम में से 5.6 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 4.4 ग्राम विच इज आर CO2। तो ये ही दो क्वेश्चन थे जो मैंने आपकी जो इंटेक्स पोर्शन था उसमें से करवाए। एक क्वेश्चन तो NCERT में था और ये क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल है CaCO3 का जो मैंने करवाया। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम का था, ये 5.6 का था, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करते, तो ये हमारा हो गया 4.4 ग्राम का। सॉरी 100 ग्राम नहीं, मैंने गलती से 100 ग्राम ले लिया, इट विल बी ऑफ 10 ग्राम, तभी तो ये 4.4 हुआ। ये मैंने लिखना मैं 10 ही चाहती थी पर मैंने जल्दी जल्दी में इसको 100 बोल दिया। 100 भी कर सकते हैं हम, 5.6 की जगह हम 56 ले लेंगे तो वो 44 हो जाएगा, बट इट इज़ 10 राइट नाउ। और मेरे माइंड में तो 10 ही था बट मैंने 100 लिख दिया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो हमें पूरी तरीके से समझ आ जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कर देंगे। सो स्टे ट्यून टू ऑल माय वीडियोस, और ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर आप सेकेंड लॉ भी देख लेना जो प्राउस्ट ने दिया था। सो थैंक यू सो मच।